बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो पहली वाली लेक्चर थी उसमें हमने न्यूक्लियस का जो लेक्चर था उसमें हमने न्यूक्लियस के पार्ट्स भी स्टडी किए थे कि न्यूक्लियस के 4 मेन पार्ट्स हैं। जो कि पहली पार्ट जो है वो न्यूक्लियर एनवलप है, दूसरी जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है, तीसरा जो हमने पढ़ा था न्यूक्लियोलस। अब हम ये चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल। तो शुरू करते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि क्रोमोसोम का जो लफ्ज़ है, ये जो नाम है, ये दो नामों पे मुश्तमिल है, क्रोम एंड सोम्स। क्रोम मीन कलर्ड, सोम मीन बॉडी या सोमा मीन बॉडी। सो क्रोमोसोम्स आर द कलर्ड बॉडीज़। हम इसको क्यों कलर्ड बॉडीज़ कहते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम का अपना कलर तो होता ही नहीं, तो फिर हम इसको कलर्ड बॉडीज़ कहते ये इसलिए कि क्रोमोसोम और जितनी भी कलरलेस बॉडीज़ होती है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्ज़र्व करने के लिए हम स्टेन यूज़ करते हैं, ताकि वो दूसरे जो सेल में दूसरे मुख्तलिफ पार्ट्स है उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उसको आर्टिफिशियली कलर देते हैं। और उस आर्टिफिशियल कलर, इस प्रोसेस को हम स्टैनिंग कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को आर्टिफिशियली कलर देते हैं ताकि हम उसको स्टडी करें, उसको ऑब्ज़र्व करें, तो उस प्रोसेस को हम स्टैनिंग कहते हैं। किसी चीज़ को जो कि कलरलेस हो या कलर्ड हो ताकि उसको डिफ्रेंशिएट करे दूसरे आर्गन से, तो उसको हम आर्टिफिशियल कलर देते हैं। उस आर्टिफिशियल कलर देने के अमल को हम स्टैनिंग कहते हैं। तो क्रोमोसोम के लिए भी हम मुख्तलिफ़ स्टेन यूज़ करते हैं, जैसे कि एसीटोकार्मीन या एसीटोऑर्सिन, ये मुख्तलिफ़ स्टेन्स हैं जो हम क्रोमोसोम के लिए यूज़ करते हैं। सो द डिफरेंट स्टैंड यूज़ फॉर द क्रोमोसोम टू स्टडी अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम क्रोमोसोम को लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए नहीं देख सकते। हम क्रोमोसोम को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हम क्रोमोसोम को पहले स्टेन देते हैं ताकि उसका कोई कलर हो, ताकि उसके कंट्रास्ट पैदा हो जाए, डिफ्रेंशिएट पैदा हो जाए। ये दूसरे आर्गन्स या साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म में जितनी भी और चीज़ें होती है उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उसको स्टेन देते हैं ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए अदर पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो उसको हम जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो एसीटोकार्मीन है या एसीटोऑर्सिन है। ये दो मेनली यूज़ होते हैं। इसके अलावा हेमाटोक्सिलिन एंड यूसिन का स्टैंड भी हम यूज़ करते हैं। क्रोमोसोम बासोफिलिक इन नेचर है क्योंकि ये एसिडिक है, क्योंकि इसमें डीएनए है, इसमें जो है ना प्रोटीन्स है। तो chromosomes are acidic. Basically chromosomes are acidic, so that takes basic stain, basic dye। और जो चीज़ एसिडिक होती है ये बेसिक डाई लेती है, बेसिक स्टेन लेती है, उसलिए उसको हम बासोफिलिक कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर बासोफिलिक ड्यू टू बिकॉज दे टेक बेसिक स्टेन। अब क्रोमोसोम हम अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करेंगे। और क्रोमोसोम हम किस स्टेज में स्टडी करेंगे? तो क्रोमोसोम हम सेल डिवीजन में स्टडी करेंगे। हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस को हम रेस्टिंग स्टेज में स्टडी करेंगे क्योंकि डिवीजन फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती है, तो हम न्यूक्लियस को नहीं देख सकते। और अगर हम क्रोमोसोम को स्टडी करना चाहते हैं तो हम क्रोमोसोम को ड्यूरिंग सेल डिवीजन देखेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम जो कि इंटरफेज़ में, तो जो क्रोमोसोम है ये तो इंटरफेज़ में क्रोमेटिन नेटवर्क, मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क में पाई जाती है। क्रोमोसोम तो असल शेप में मेटाफेज़, जो सेल डिवीज़न का एक फ़ेज़ है उसको हम मेटाफेज़ कहते हैं। तो क्रोमोसोम अपनी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर में जो जो अपेयर होती है वो मेटाफेज़ स्टेज है। इंटरफेस में तो क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन मटेरियल्स होती है, वो क्रोमेटिन या थिन फिलामेंट ऑफ क्रोमेटिन जो होती है वो फिर कंडेंस होती है, कंट्रैक्ट होती है और इससे मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम बनती है। अब क्रोमोसोम बनी है क्रोमेटिन मटेरियल से। क्रोमेटिन मटेरियल्स एक्चुअली
अगर हम क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में फ़र्क करें तो क्रोमेटिन 3 फिलामेंट्स है या 3 थ्रेड्स है जो कि बनी हुई है न्यूक्लियोसोम से। क्रोमेटिन is a thin it is a thin threads are thin filaments which is made up of nucleosome। अब क्रोमेटिन को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें ये मोस्टली न्यूक्लियोसोम से बनी है और न्यूक्लियोसोम बनी है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से। तो ये आपको याद रखनी चाहिए, जहन नशीन करनी चाहिए कि क्रोमोसोम बनी है क्रोमेटिन से। जब क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है तो उससे क्रोमोसोम बनता है। मतलब क्रोमोसोम एक फाइबर है और अगर हम रस्सी को देखें, रस्सी क्रोमोसोम एक रस्सी है, रस्सी पर बनी होती है छोटे छोटे तारों से। छोटे छोटे धागे जो है ना वो कंबाइन होके एक रस्सी बनाती है। मतलब 3 थ्रेड्स कंबाइन टू फॉर्म फाइबर। जिस तरह के मसल फाइबर है तो वो मायोफिलामेंट से बनी है, इसी तरह क्रोमेटिन फिलामेंट्स जो है ये कंबाइन होकर क्रोमोसोम बनाती है। अगर हम रस्सी को देखें तो रस्सी छोटे छोटे धागों से बनी हुई होती है, 3 थ्रेड्स। तो ये क्रोमेटिन जो है ना ये 3 थ्रेड्स है। ये फिर coils and loops and super coiled and forms the chromosomes। तो इंटरफेज में जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो इंटरफेज में सेल में या सेल के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल्स होती है। क्रोमेटिन मटेरियल्स कंडेंस होके कंट्रैक्ट होके फिर क्रोमोसोम बनाती है। तो क्रोमोसोम 3 क्रोमेटिन मटेरियल्स 3 फिलामेंट्स होती है जो कि बनी हुई होती है न्यूक्लियोसोम से। न्यूक्लियोसोम बनी है प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए से। अब क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के अलावा और भी बहुत मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर क्रोमोसोम को केमिकल कंपोजिशन देखा जाए तो क्रोमोसोम में न्यूक्लियोसोम के अलावा और भी चीज़ें होती हैं। मतलब क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए के अलावा और भी ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन हैं। हिस्टोन प्रोटीन असल में बेसिक प्रोटीन है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज। यूनिवर्स में अगर देखा जाए, कायनात में अगर देखा जाए तो ऑल प्रोटीन्स आर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। जितनी भी प्रोटीन्स है उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हिस्टोन वाहिद एक ऐसी प्रोटीन है जिस पे पॉजिटिवली चार्ज है। क्योंकि इसमें बेसिक अमाइनो एसिड्स है। बेसिक अमाइनो एसिड मीन्स इसमें आर्जिनिन है और लाइसिन है। लेकिन ये तो हिस्टोन प्रोटीन हुई। अब हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन के अलावा और भी प्रोटीन्स है जिसको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि जिसमें कंडेंसेंस प्रोटीन आती है। कंडेंसेंस प्रोटीन वो प्रोटीन है जो को क्रोमोसोम को कंडेंस करती है। क्योंकि जब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनती है तो ये हाईली एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करती है? वो कंडेंसिंग प्रोटीन प्रोवाइड करती है। तो कंडेंसिंग प्रोटीन क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम की कंडेंसेशन करती है। तो ये भी एक किस्म की नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। इसके अलावा और भी इस तरह नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जो कि एसिडिक भी है। हिस्टोन जो प्रोटीन है वो बेसिक अमाइनो एसिड से बनी हुई है, फॉर एग्जांपल आर्जिनिन एंड लाइसिन। और जो हिस्टोन प्रोटीन के अलावा और जितनी प्रोटीन है वो मेनली एसिडिक अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है, जैसे कि ट्रिप्टोपैन है उसमें, और इसमें इसके अलावा इसमें टायरोसिन है। तो ट्रिप्टोपैन एंड टायरोसिन दीज आर द acidic amino acid, it also present in the chromosome, but mostly जो प्रोटीन्स होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। ये एसिडिक अमाइनो एसिड जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये बहुत कम पार्ट है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम मेनली कंपोज्ड ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। और इसके साथ साथ डीएनए होती है। डीएनए के एक न्यूक्लियोसोम में तकरीबन 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स के टोटल 5 टाइप्स हैं। हिस्टोन 1 H1, H2A, H2B, H3, H4। उसमें H5 नहीं आती क्योंकि 2 के दो फॉर्म्स हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। अब H1 के अलावा H2A
H2B, H3 और H4, इनके दो दो मालिक्यूल, H2A के दो, H2B के दो, H3 के और H4 के, इनके दो दो मालिक्यूल कंबाइन होके ये 8 मालिक्यूल बनती है। मतलब H2 के दो, H2A के दो, H2B के दो, तो ये 4 हो गए, H2 3 के दो और H4 के दो, तो ये दो 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 8 बन गए। तो इसको हम कहते हैं ऑक्टमर। और इसी ऑक्टमर से राउंड जो है ना डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रोटेट करती है। वैसे भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डबल हीलिक्स उसको हम, लेकिन डीएनए के दो स्ट्रैंड 2 टाइम्स जो है ना डीएनए न्यू ऑक्टमर से अराउंड होती है। तो ये जो हम इसको पैकेजिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए स्टार्ट्स। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इस तरह होती है कि इसके सेंटर कोर में ऑक्टमर्स होते हैं। ये ऑक्टमर, ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए करती है। तो हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन मालिक्यूल एक्सेप्ट H1, क्योंकि ऑक्टमर में H1 नहीं होता। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन मालिक्यूल जो कि मुश्तमिल है H2A के दो मालिक्यूल, H2B के दो मालिक्यूल और इस तरह H3 के दो मालिक्यूल और H4 के दो मालिक्यूल, तो इसको हम ऑक्टमर कहते हैं। फिर उसी ऑक्टमर से जिस यहाँ पर मैंने कि इसी ऑक्टमर से फिर डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो डीएनए के तो वैसे भी डबल हीलिक्स है, लेकिन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ड्यूप्लेक्स ऑफ डीएनए, 2 टाइम्स जो है ना डीएनए के राउंड्स जो है ना इसके इर्द गिर्द कवर होती है, और फिर उससे बनती है न्यूक्लियोसोम। फिर उसी ये न्यूक्लियोसोम, जब ये न्यूक्लियोसोम बन गया, तो इन्हीं न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए जो कि कवर अप करती है, उस पे H1 प्रोटीन, हिस्टोन 1 प्रोटीन जो है ना उसका लगा हुआ है। ये H1 जो है ये ऑक्टमर का हिस्सा नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोसोम का हिस्सा है। ऑक्टमर में H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। ये H1 ऑक्टमर का हिस्सा नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोसोम का हिस्सा है। और ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं लगा हुआ था, बल्कि ये H1 जो है ना ये डीएनए के स्ट्रैंड के साथ लगा होता है, ताकि ये फिर अनकॉइल ना हो। तो H1 प्रोटीन का ये है कि ये अनकॉइलिंग, अनजिपिंग ना हो इसका, इसलिए ये न्यूक्लियोटाइड्स या ये डीएनए के स्ट्रैंड के साथ लगा होता है। ये एक लॉक है, एक किस्म की लॉक है। अब ये न्यूक्लियोसोम और इसके दरमियान जो है ना डीएनए, ये इस तरह, ये एक न्यूक्लियोसोम है, तो एक न्यूक्लियोसोम ये तो इसके दरमियान में ये कनेक्टेड बाय डीएनए है, डीएनए थ्रेड लाइक ये कनेक्ट कर। तो ये इस तरह दिखाई देता है जैसा कि ये, इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। ये इतनी क्वाइल्ड नहीं होती, तो इस थ्रेड लाइक नेटवर्क को हम तो क्रोमेटिन मटेरियल्स कहते हैं। अब क्रोमेटिन मटेरियल में न्यूक्लियोसोम आती है, तो ये न्यूक्लियोसोम कंबाइंस होके, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दो, ये तीन, और इस तरह के 1000 न्यूक्लियोसोम कंबाइन होके क्रोमेटिन मटेरियल के को कहते हैं, इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। तो क्रोमेटिन मटेरियल इज एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल में जो न्यूक्लियोसोम दिखाई देते हैं, ये इस तरह दिखाई देते हैं जैसे कि तस्बीह होती है, एक तार में तस्बीह होती है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन मटेरियल्स में इस तरह दिखाई देती है कि क्रोमेटिन मटेरियल्स में ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग है, तस्बीह की तरह, तस्बीह के दानों की तरह दिखाई देती हैं। और ये लिंक्ड बाय द डीएनए है, इसमें डीएनए के थ्रेड्स जो है ना, ये डीएनए के थ्रेड्स ये ऑक्टामेर से भी जो है ना अराउंड है, और इसको कनेक्ट भी करती है, और ये कंबाइन होके फिर क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। अब डीएनए का जो डायमीटर है ये 2 नैनोमीटर है, डीएनए का डायमीटर 2 नैनोमीटर है। हिस्टोन प्रोटीन जो एड प्रोटीन कंबाइन होकर ऑक्टामर बनाती है, और ये डीएनए जब उनसे कवर अप होती है, तो डीएनए के 2 नैनोमीटर और ये हिस्टोन प्रोटीन ये कंबाइन होके जो जिससे जब न्यूक्लियोसोम बनती है, तो ये 11 नैनोमीटर होती है। डीएनए का अलहदा सेपरेटली 2 नैनोमीटर, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ ये 11 नैनोमीटर बन जाती है। और यही 11 नैनोमीटर के ऊपर, ये न्यूक्लियोसोम के ऊपर जब H1 भी कवर अप होती है, तो उससे फिर 30 नैनोमीटर बन जाती है। मतलब एक न्यूक्लियोसोम 30 नैनोमीटर का होता है, उसका डायमीटर 30 नैनोमीटर होती है।
और फिर ये 30 नैनोमीटर ये फोल्डेड, ये इसके साथ मतलब ये तो एक न्यूक्लियोसोम का डायमीटर हो गया, इसके साथ दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह 1000 न्यूक्लियोसोम जो है ना कंबाइन होके फिर जो है ना ये क्रोमेटिन मटेरियल बनती है। और ये क्रोमेटिन मटेरियल, इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमेटिन मटेरियल फिर जब मेटाफेज स्टेज, जब माइटोसिस में या डिवीजन में मेटाफेज स्टेज आती है, तो ये क्वाइल्ड अप एंड सुपर क्वाइल्ड एंड लूप्स, इसमें जो है ना लूप्स बनते हैं। और फिर जो है ना ये क्वाइल्ड सुपर क्वाइल्ड बन जो है ना ये कंडेंस होता है, ये सुपर क्वाइल्ड मीन कंडेंस होता है कंट्रैक्ट होता है। तो ये फिर अटेन द शेप ऑफ द फिजिकल शेप ऑफ क्रोमोसोम। तो आपको ये फ़र्क याद होनी चाहिए कि क्रोमोसोम इज़ अ थिक रॉड या थिक फाइबर एंड क्रोमेटिन इज़ अ थिन एंड filament. It is a thin thread or thin filament, and it is a thick condensed contracted फाइबर। तो ये एक मेन सा फ़र्क है। इसके बाद जो है ना, अब क्रोमोसोम को फर्स्ट टाइम देखा किसने, तो किताबों में दो नाम आते हैं। एक जो है ना वाल्डेयर है, वाल्डेयर, एक का नाम वाल्डेयर है, वाल्डेयर, वाल्डेयर। और वो किताबों में 1876 लिखा है कि वाल्डेयर ने फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था 1876 में। लेकिन अब टर्निंग पॉइंट ये है कि हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम को हम स्टडी करेंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन फर्स्ट टाइम जो है ना वो वाल्डर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी एनिमल्स में। और प्लांट में जो है ना फर्स्ट टाइम सेल डिवीजन जो है ना वो स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर की थी। तो ये फिर मसला है कि अगर वाल्डेयर ने ये डिस्कवर किया क्रोमोसोम, तो फिर तो जाहिर है, क्योंकि क्रोमोसोम तो हमें सेल डिवीजन में नज़र आती है, तो फिर तो ऐसा होना चाहिए था कि वाल्डेयर ने सेल डिवीजन को भी डिस्कवर किया था। लेकिन सेल डिवीजन को हम कहते हैं कि वाल्डर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल है, पॉइंट है। लेकिन जो 100% अथेंटिक है वो वाल्टर फ्लेमिंग है, कि वाल्टर फ्लेमिंग के क्रोमोसोम को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया वाल्टर फ्लेमिंग, जो कि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। और उन्होंने क्रोमोसोम इसलिए डिस्कवर किया था क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल डिवीजन डिस्कवर किया था। तो जिसने सेल डिवीजन डिस्कवर किया है तो उसने क्रोमोसोम, जाहिर है उन्होंने क्रोमोसोम भी देखा होगा। लेकिन ये कहते हैं कि 1876, तो 1876 हमने पढ़ा है कि जो क्रोमोसोम स्टडी करता है वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्टडी करना है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन हम देख सकते हैं। तो अगर वाल्डेयर ने ये डिस्कवर किया था क्रोमोसोम, तो फिर तो होना ये चाहिए था कि उन्होंने सेल डिवीजन भी डिस्कवर की थी। लेकिन सेल डिवीजन को किसी और ने, जो क्या नाम वाल्डर फ्लेमिंग है, इन एनिमल सेल्स सेल डिवीजन वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय वाल्डर फ्लेमिंग, और उन्हीं ने फिर क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। तो ये 1882 की बात है। लेकिन बाज़ किताबों में ये भी है, तो जो अथेंटिक है 100% वो वाल्डर फ्लेमिंग है। अब प्लांट में सेल डिवीजन जो है ना वो स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर थी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये तो क्रोमोसोम की थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी। और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन का हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम कलर्ड बॉडीज़, और फिर इसकी डिस्कवरी, और फिर हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम क्रोमोसोम को स्टडी कब करेंगे, तो ड्यूरिंग मेटाफेज़। और मेटाफेज़ से पहले जो है ना प्रोफेज़ और इंटरफेज़। तो इंटरफेज़ में ये क्रोमेटिन मटेरियल, जब हम इंटरफेज सेल डिवीजन शुरू होती है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होती है, और जो क्रोमेटिन मटेरियल्स है वो, जिस तरह ये न्यूक्लियोसोम बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, और ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस एंड कंट्रैक्टेड क्वाइल्ड सुपर क्वाइल्ड लूप्स, इसी स्टेजेस से गुजर के फिर क्रोमोसोम बनती है एट द टाइम या एट द पेज ऑफ मेटाफेज। तो अगर क्रोमोसोम को हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम मेटाफेज पे जाएंगे। मेटाफेज एक डिवीजन का एक फेज़ है। अब क्रोमोसोम, जो कि हमने पढ़ा कि ये डीएनए और प्रोटीन, तो तकरीबन 60% प्रोटीन्स है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी शामिल है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी शामिल है। और 40% न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी आती है और आरएनए भी आती है। हाँ, क्रोमोसोम में आरएनए भी यूज़ होता है।
क्रोमोसोम में आरएनए भी शामिल है। क्रोमोसोम के जो कंपोजिशन है उसमें थोड़ी बहुत आरएनए भी शामिल है। तो हम इसलिए कहते हैं कि 40% ओनली डीएनए नहीं है, बल्कि 40% में भी ये आरएनए भी आ गई। लेकिन हमने ये भी इस तरह क्लासिफिकेशन भी करते हैं कि क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ 90% ऑफ डीएनए प्रोटीन। डीएनए प्रोटीन मीन जो प्रोटीन्स कंबाइन डीएनए के साथ कंबाइन होते हैं उसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन या डीएनए प्रोटीन कहते हैं। तो 90% फिर वो, तो ये 10% फिर रेजिजुअल कंस्टिट्यूएंट होंगे। रेजिजुअल में आरएनए भी आ गई, लिपिड भी आ गई, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आ गई, उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी आ गई, मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट्स इसमें मौजूद होते हैं। तो ये रेजिजुअल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का फ्रेमवर्क बनाती है। क्रोमोसोम का फ्रेमवर्क रेजिजुअल कंस्टिट्यूएंट जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन पार्ट है वो क्रोमोसोम का फ्रेमवर्क बनाती है। तो ये पॉइंट आपको याद करनी चाहिए कि क्रोमोसोम का फ्रेमवर्क ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनाती है, जो कि जिसको हम रेजिजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और ये 10% ऑफ द क्रोमोसोम है। इसमें आरएनए आ गई, इसमें जो है ना एसिडिक अमाइनो एसिड जिसको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, इसमें जो है ना साल्ट्स आ गए, इसमें एंजाइम्स भी है, डीएनए पोलीमरेज, आरएनए पोलीमरेज, ये सब एंजाइम्स भी उसमें आते हैं। तो ये एक बात थी। और फिर हमने पढ़ा कि एसिडिक अमाइनो एसिड भी इसमें होती है, जिस तरह ट्रिप्टोपेन और टायरोसिन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट में क्वांटिटी में होते हैं। उसको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन पार्ट कहते हैं। मोस्टली जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक प्रोटीन से बनी, बेसिक अमाइनो एसिड्स है। हमने पढ़ा अर्जिनिन एंड लाइसिन का जो हमने हवाला दिया। अब क्रोमोसोम, अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो क्रोमोसोम, हम अब क्रोमेटिन मटेरियल पे जाते हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल ये तो हमने पढ़ा कि इंटरफेस में क्रोमेटिन मटेरियल हो गए। और क्रोमेटिन मटेरियल पर दो किस्म के हैं। क्रोमेटिन मटेरियल्स दो किस्म के हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी। अगर क्रोमेटिन मटेरियल की एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, तो उसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। तो क्रोमेटिन मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी या ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ये टू टाइप्स के हैं। क्रोमेटिन मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर में उसमें मतलब उसकी टेक्सचर की बात भी आ गई। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेन। क्रोमेटिन मटेरियल के दो टाइप्स हैं, एक जो है यूक्रोमेटिन है और एक जो है हेट्रोक्रोमेटिन है। यूक्रोमेटिन मीन ट्रू 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 क्रोमेटिन, जो वो क्रोमेटिन जो कि ट्रूली पार्ट अदा करती है, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। वो क्रोमेटिन जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। असल में हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम जो है ना ये हेरिडिटी में बहुत रोल है, क्योंकि क्रोमोसोम जो है ना वो डीएनए पैकेज्ड फॉर्म है। क्रोमोसोम इज़ एक्चुअली इज एक्चुअल द पैकेज्ड डीएनए। तो और ख़ज़ाहिर है कि डीएनए में जीन्स मौजूद होते हैं। तो क्रोमोसोम रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, ये बात जो है ना फिर मुख्तलिफ साइंसदानों ने डिस्कवर की कि क्रोमोसोम जो है ना ये इनहेरिटेंस में, हेरिडिटी में भी इसका रोल है। तो यू क्रोमेटिन मीन ट्रू क्रोमेटिन, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन कैपेबिलिटी होती है, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, उसको हम यू क्रोमेटिन कहते हैं। और ये जो है ना ये स्ट्रेट होती है, अनकॉइल्ड फॉर्म में होती है। और ये जो है ना लाइटली स्टेन लेता है, क्योंकि ये लूज पैकेज्ड है। लूज मीनिंग स्ट्रेट और अनकॉइल्ड। तो ये इतना स्टेन नहीं लेता जितना कि हेट्रोक्रोमेटिन लेता है। हेट्रोक्रोमेटिन ये जो है ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। ये डार्कली स्टेन है, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल कंट्रक्टेड होती है, क्वाइल्ड होती है, सुपर क्वाइल्ड होती है, क्रम्पल्ड होती है। तो इसलिए ये स्टेन भी ज़्यादा लेता है, क्योंकि ये हाईली डेंस होता है। यूक्रोमेटिन थोड़ा लूज होता है, हेट्रोक्रोमेटिन हाईली डेंस होता है, इसलिए ये डेंसली स्टैंड भी लेता है, स्टैंड डेंसली या डीपली। और ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव भी होता है। तो यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है मेटाबॉलिकली, उसकी ट्रांसक्रिप्शन कैपेबिलिटी होती है। हेट्रोक्रोमेटिन की ट्रांसक्रिप्शन कैपेबिलिटी नहीं होती। अब ये भी है बुक्स में कि 90% ऑफ द जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है उसमें 90% ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये
उसको हम फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन भी कहते हैं। मतलब 90% ऑफ द जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल वो 90% मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, ये हेट्रोक्रोमेटिन में आती है। इसको हम फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन भी कहते हैं। सही है। तो इस तरह भी है कि बाज़ औक़ात में जो फीमेल सेल्स है उसमें इस तरह डीएनए भी होती है, जिस तरह हमारी वाइट ब्लड सेल्स में, न्यूट्रोफिल्स में इस तरह डीएनए होती है उसमें, या मेच्योर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल, तो मेच्योर फॉर्म में उसमें इस तरह ऐसा डीएनए का हिस्सा भी होता है उसके न्यूक्लियस में कि वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है। उसको हम फिर बार बॉडी या ड्रम स्टिक बॉडी भी कहती हैं, जो कि इस तरह फीमेल के सेल्स में भी है इनएक्टिवेटेड डीएनए जो कि एक्स्ट्रा होती है, तो उसको हम ड्रम स्टिक या बार बॉडी कहते हैं जब उसकी स्टेन हो जाए। और ये न्यूक्लियर के पेरिफेरीज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पेरिफेरीज में आती है। तो इनएक्टिवेटेड पार्ट जो कि फिर स्टेन के, जब उसको स्टेन देते हैं और फिर वो स्टेन में इस तरह लगता है मतलब बिल्कुल स्टैटिक लगती है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसलिए इसको हम बार बॉडी कहते हैं। एक बार होती है या ड्रम स्टिक होती है, ड्रम की स्टिक की तरह, जिस तरह डोल के साथ एक वो स्टिक नहीं होता उसकी तरह दिखाई देती है। और ये ज़्यादातर फीमेल के एक्स जो क्रोमोसोम होती है उसमें ज़्यादातर ये डीएनए या एक्स इसके अलावा होती है। अब ये तो यूकैरियोट क्रोमोसोम हमने डिस्कस किया। प्रोकैरियोट क्रोमोसोम की अगर कंपोजिशन देंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली डीएनए है, उसके कंपोजिशन ओनली डीएनए है, उसमें प्रोटीन्स नहीं होती, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, उसकी कंपोजिशन सिर्फ डीएनए है। तो क्रोमोसोम जो प्रोकैरियोट के क्रोमोसोम है और यूकैरियोट, उसके डिफ्रेंशिएशन ये है कि प्रोकैरियोट की क्रोमोसोम बनी है डीएनए और सिर्फ डीएनए से, और प्रोकैरियोट की क्रोमोसोम बनी है डीएनए से। और यूकैरियोट जो क्रोमोसोम है ये बनी हुई है डीएनए, प्रोटीन्स और अदर जो नॉन रेजिडुअल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अब क्रोमोसोम ज़ाहिर है क्रोमोसोम यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में पाई जाती है और प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस नहीं है, तो वहाँ पर फिर वो रीजन हमने बताया कि न्यूक्लियाइड एक रीजन होता है, एक एरिया होता है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियाइड एक एरिया है जिसका मेम्ब्रेन नहीं होता, वहाँ पर ये क्रोमोसोम मौजूद होता है, उसका डीएनए मौजूद होता है, सर्कुलर डीएनए, और वहाँ पर उसके राइबोसोम जो है ना बनते हैं, असेंबल्ड होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गई। अब और ये जो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का जो हमने बात की वो, अब अगर हम कहते हैं कि सेल एक्टिव कि नहीं एक्टिव, सेल की एक्टिविटी हम हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के परसेंटेज पे निकालते हैं। अगर एक सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो इट मीन्स के इस सेल में जो है ना यूक्रोमेटिन मटेरियल ज़्यादा है। अगर एक सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है तो इट मीन्स कि इसमें हेट्रोक्रोमेटिन मटेरियल ज़्यादा है। मतलब सेल की एक्टिविटी हम ये क्रोमेटिन मटेरियल की बेस कर दे कि इसमें यूक्रोमेटिन की परसेंटेज ज़्यादा है कि हेट्रोक्रोमेटिन की परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये भी एक जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये मोस्टली जो है ये सेंट्रोमेयर जो पार्ट होती है क्रोमोसोम की वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, या जो टीलोमर जो टीलोसेंट्रिक पार्ट होती है क्रोमोसोम की वहाँ पर ये ज़्यादातर पाई जाती है। अब क्रोमोसोम ये तो हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम ये कंडेंस होता है और फिर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में जिस तरह हमने पढ़ा कि ये सेंट्रोमेयर है, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। अगर इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो क्रोमोसोम के ये दो बाजू है, आर्म्स है, ये इसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये इसमें डीएनए, द क्रोमेटिड्स शो द डीएनए मॉलिक्यूल, द क्रोमेटिड शो डीएनए मॉलिक्यूल। ये सिंगल डीएनए रिप्रेजेंट करती है। जब टू क्रोमेटिड्स होते हैं तो उसको हम फिर डबल डीएनए शो करती है। वन क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम शोज अ डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब उसमें डीएनए पैकेज्ड होती है, तो इसलिए हम इसको डीएनए मॉलिक्यूल भी कहते हैं कि द सिंगल क्रोमोसोम शो द डीएनए मॉलिक्यूल। अब जो क्रोमेटिड्स है, अब क्रोमेटिड्स जिस पॉइंट पे कंबाइन हो गई है उसको हम
सेंट्रोमेयर कहते हैं। इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्ट मीन के वहाँ पर एक कंट्रक्शन होती है, ये क्रोमेटिड्स यहाँ पर कंट्रक्ट हुई, यहाँ पर कंबाइन हुई है, तो इस कंस्ट्रक्शन को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं और इसी पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर भी कहते हैं। अब सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द सराउंडिंग में एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। काइनेटोकोर प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि सेंट्रोमेयर को कवर अप करती है और जो कि स्पेंडल फाइबर जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब सेंट्रियोल से या माइक्रोट्यूब्यूल से जब स्पेंडल फाइबर बनते हैं तो वो स्पेंडल फाइबर सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होती है, तो उसके अटैचमेंट में काइनेटोकोर का जो है ना अहम रोल है। काइनेटोकोर इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच कवर द सेंट्रोमेयर एंड विच कनेक्ट द स्पेंडल फाइबर विद द सेंट्रोमेयर। तो स्पेंडल फाइबर को सेंट्रोमेयर के साथ कनेक्ट करना ये भी काइनेटोकोर प्रोटीन का एक रोल है। और बाज़ जो है ना क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है सेंट्रोमेयर के अलावा एक और जगह पर जो है ना कंस्ट्रक्शन हुई होती है, तो उस पॉइंट को हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मतलब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा अगर क्रोमोसोम पे किसी और जगह पे कंस्ट्रक्शन होती है तो उसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और उस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर फिर एक जो पार्ट होती है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट असल में जंग डीएनए होती है, यूजलेस डीएनए, वो डीएनए जो कोड नहीं करती, जिसमें कोई कोड इस तरह यूज़फुल कोड नहीं होते, तो उसको हम जंक डीएनए, यूजलेस डीएनए को हम जंक डीएनए, जिस तरह हम जंक फाइल्स कहते हैं जिसकी कोई यूज़ नहीं होती। तो सैटेलाइट एक आउटग्रोथ होती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे और उस जो कि बनी हुई है जंक डीएनए पे, और जंक डीएनए को हम यूजलेस डीएनए भी कहते हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज़ में आ जाए कि और पूछा जाए कि न्यूक्लियोसोम में वो कौन सा हिस्टोन प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, जो कि ऑक्टामेर या न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, तो वो H1 है। H1 फिर डीएनए के साथ लगा होता है। ये वैसे पार्ट आता है, अगर देखा जाए तो ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट भी आता है लेकिन ऑक्टामेर का पार्ट नहीं है। तो इस तरह भी पूछा जाता है कि ये कौन सा प्रोटीन है कि जो ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, न्यूक्लियोसोम का पार्ट है लेकिन ऑक्टामर का पार्ट नहीं, तो वो H1 है। अब ये भी हमने पढ़ा कि जो रेजिजुअल कंस्टिट्यूंट है, जो रेजिजुअल प्रोटीन्स है जो कि एसिडिक होती है, वो क्रोमोसोम का फ्रेमवर्क बनाती है। अब ये सेंट्रोमेयर, अब जिस क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर नहीं होता तो वो सेंट्रोमेयर सेल डिवीज़न में पार्ट नहीं अदा कर सकता, क्योंकि सेल डिवीज़न में जो है ना ये क्रोमोसोम के पॉइंट पे जो है ना ये सेंट्रोमेयर के पॉइंट में ये जो है ना ये इस तरह ब्रेक होता है या सेंट्रोमेयर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होती है। तो जिस क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर नहीं होती तो उसकी डिवीज़न नहीं होती, तो डिवीज़न में वो क्रोमोसोम हिस्सा लेंगे जिसमें सेंट्रोमेयर होता है, जिसमें सेंट्रोमेयर नहीं होता वो डिवीज़न में हिस्सा नहीं लेते। अब सेंट्रोमेयर के पोजीशन पे क्रोमोसोम के मुख्तलिफ शेप है। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर पोजीशन, सेंट्रोमेयर के पोजीशन की वजह से क्रोमोसोम के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसको हम जो ज़्यादातर जो पाए जाते हैं उसको हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं या वी शेप क्रोमोसोम। तो वी शेप क्रोमोसोम बाज़ औक़ात ये इस तरह भी होते हैं, हम इसको इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, तो ये वी शेप बन गई। तो ये वो क्रोमोसोम या क्रोमोसोम का वो टाइप जिसमें जो सेंट्रोमेयर है वो मिड पॉइंट पे हो, मतलब जो क्रोमेटिड्स है वो इक्वल साइज़ के हों, ये क्रोमेटिड्स और ये क्रोमेटिड्स ही इक्वल साइज़ के हो और सेंट्रोमेयर मिड पॉइंट पे हो, तो उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। मेटा मीन मिडल, सेंट्रिक मीन सेंटर। अब इसके अलावा सब मेटासेंट्रिक है, तो सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक वी शेप का शक्ल इख्तियार करते हैं। सब मेटासेंट्रिक जो है ये जे शेप का शक्ल इख्तियार करते हैं, इसको हम जे शेप क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंट्रोमेयर है ये मिड पॉइंट से थोड़ा दूर है, मतलब इसमें जो क्रोमेटिड्स है ये अनइक्वल साइज़ है। क्यों अनइक्वल साइज़ है? क्योंकि इसमें जो सेंट्रोमेयर है वो मिड पॉइंट से थोड़ा दूर है, फार अवे है। तो अनइक्वल साइज ऑफ क्रोमेटिड्स इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर, सब मेटासेंट्रिक। जो जब इक्वल साइज ऑफ क्रोमेटिड्स हो तो उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। जब अनइक्वल साइज ऑफ क्रोमेटिड्स हो उसको हम, और उसमें जो सेंट्रोमेयर है वो मिड पॉइंट से थोड़ा दूर हो, तो उसको हम इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। अब जिस क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर
तो होता है, लेकिन सेंट्रोमेयर में एक तरफ तो क्रोमेटिड्स होते हैं, लेकिन सेंट्रोमेयर की दूसरी तरफ क्रोमेटिड्स नहीं होते। तो उस क्रोमोसोम को हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। मतलब ये सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पे होता है, सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के एंड पे होता है, उस पे ऊपर जो है ना फिर क्रोमेटिड्स नहीं होते। मतलब एक तरफ क्रोमेटिड्स है, दूसरी तरफ नहीं है। सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड ऑफ द क्रोमेटिड्स है, तो उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। और जो कि और वो क्रोमोसोम्स जिसमें बिल्कुल नज़दीक हो, क्रोमेटिड्स के बिल्कुल नज़दीक हो, मतलब एक तरफ तो पूरे क्रोमेटिड्स है लेकिन दूसरी तरफ क्रोमेटिड्स बिल्कुल एट द एंड पॉइंट ऑफ, तो उसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ centromere. On the base of centromere there are 4 different types of chromosome. इसको हम टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। और ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और ये क्रोमोसोम की नंबरिंग और क्रोमोसोम की साइज़, इसको स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। कि द स्ट्रक्चर, शेप, साइज़, ये क्रोमोसोम की ये सब कुछ स्टडी करना, इसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। अब क्रोमोसोम कांस्टेंट, हर एक स्पीशीज़ में क्रोमोसोम का ये हर एक स्पीशीज़ का ये करेक्टरिस्टिक है कि वो क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रहेगी जनरेशन अप टू जनरेशन। ये स्पीशी की करेक्टरिस्टिक में आता है, बल्कि स्पीशी के डिफिनेशन में आता है कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड स्पीशी। तो स्पीशी जो है ना वो अपने क्रोमोसोम को कांस्टेंट रखेगा जनरेशन अप टू जनरेशन। मतलब डॉग्स, जितनी भी डॉग्स पाए जाते हैं उन सब में 78 क्रोमोसोम है। चाहे डॉग के मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, चाहे जर्मन शेपर्ड हो, चाहे जो है डोबरमैन हो, चाहे पॉइंटर हो, चाहे पोमेरेनियन हो, चाहे लेब्राडोर हो, तो डॉग्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। ब्रीड्स ब्रीड्स की वजह से क्रोमोसोम की डिफ्रेंशिएशन नहीं होती। स्पीशी अगर डिफरेंट हो गया तो क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट है। डॉग एक स्पीशी है और हर डॉग में क्रोमोसोम नंबर 78 होंगे। इस तरह गोट, तो गोट्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, कागानी और खुरासानी और बल्कि, ये शीप और गोट के मुख्तलिफ किस्म हैं। लेकिन गोट में 60 क्रोमोसोम है। आप कहाँ पर भी जाए, कौन सी ब्रीड भी आप ले लें, क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। तो मतलब स्पीशी का क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होगा जनरेशन अप टू जनरेशन, चाहे हर ब्रीड के हो। मतलब हम इंसान हैं, तो हम इंसान अगर कुरैशी है, सैयद है, मियाँ है, साहिबजादा है, क्या चीज़ भी है, लेकिन हम सब में क्रोमोसोम नंबर आइडेंटिकल है क्योंकि हम स्पीशी सेम है। तो ये ट्राइब्स और ये सब कुछ इसका क्रोमोसोम से लेना देनी नहीं है। क्रोमोसोम स्पीशी पे डिपेंड करता है। तो हर स्पीशी में क्रोमोसोम का कांस्टेंट नंबर होगा और ये स्पीशी का एक खुसूसियत है, करेक्टरिस्टिक है। जिस तरह के ह्यूमन के क्रोमोसोम जो है ना वो 46 है। इसको हम कहते हैं डायप्लॉइड, मीन टू सेट्स, डाई मीन टू, प्लॉइड मीन सेट्स। तो क्रोमोसोम ह्यूमन में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये 46 असल में 1 सेट जो है ना मुश्तमिल है 23 पे। अगर हमने पढ़ा है कि ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ हाफ ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम द फीमेल एंड हाफ फ्रॉम द मदर साइड एंड हाफ फ्रॉम द पेरेंट साइड। तो ह्यूमन एक डिप्लॉइड सेल जो है ना वो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम से बनी हुई है। एक सेट जो है ना मदर से आई है, एक फादर से आई है। तो इसको इसलिए उसको हम कहते हैं डायप्लॉइड, और प्लॉइड मीन सेट। तो एक ह्यूमन बॉडी का जो सेल है वो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम से बनी है। तो सेट हमें पता चला कि सेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर ह्यूमन सोमैटिक सेल की बात करें तो ह्यूमन सोमैटिक सेल मुश्तमिल है 46 क्रोमोसोम पे। अब 46 क्रोमोसोम में 44 मतलब 22 पेयर्स, मतलब 44 क्रोमोसोम तो 22 पेयर्स, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। और इसमें 1 पेयर मीन 2 क्रोमोसोम, ये 6 क्रोमोसोम है। एक्स आर डबल एक्स आर एक्स वाई, मेल में एक्स वाई है और फीमेल में डबल एक्स है। अगर इसके गैमीट्स में पे आ जाए तो एक स्पर्म है और एक ओवा है। अगर स्पर्म में देखा जाए तो स्पर्म और ओवा में 23 क्रोमोसोम आ गए।
इसमें सेट, वन सेट मीन 23 क्रोमोसोम। इस 23 क्रोमोसोम में 22 क्रोमोसोम, पेयर्स नहीं, पेयर्स तो सोमेटिक सेल की बात थी। 6 सेल्स में अगर देखा जाए तो स्पर्म में 22 क्रोमोसोम, 22 क्रोमोसोम, क्योंकि स्पर्म में वन सेट होता है और वन सेट में 23 क्रोमोसोम है। तो 23 क्रोमोसोम, आउट ऑफ 23 क्रोमोसोम 22 और ऑटोसोमल क्रोमोसोम। 6 सेल में अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म एक 6 सेल्स है, गैमीट है, तो इसमें 23 क्रोमोसोम होती है, वन सेट 23 पे मुश्तमिल होते हैं। तो वन सेट ऑफ, इसलिए इसको हम कहते हैं हैप्लाइड। हैप्लाइड मीन सिंगल सेट, सिंगल सेट में 23 क्रोमोसोम है। अब 23 में 22 क्रोमोसोम तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम थे। एक क्रोमोसोम जो है ना ये 6 क्रोमोसोम है, और वो मेल जो स्पर्म है, अब ये जो एक क्रोमोसोम है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी है 50-50 या एक्स का या वाई का। तो जो मेल जो स्पर्म है उसमें प्रोबेबिलिटी है एक्स क्रोमोसोम का भी और वाई क्रोमोसोम का भी। अब इस तरफ आ जाए ओवम को। ओवा को अगर देखा जाए तो ओवा में तो वही 23 क्रोमोसोम हैप्लाइड, वन सेट, तो 23 में 22 तो ऑटोसोमल हो गए। अब एक क्रोमोसोम जो है ना ये 6 क्रोमोसोम है, तो इसमें 100% प्रोबेबिलिटी है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की। तो फीमेल में जो 16 क्रोमोसोम है वो एक्स है। फीमेल के जो हम बात करते हैं हैप्लॉइड सेल की, फीमेल की गैमीट की 6 सेल्स की, तो फीमेल के 6 सेल में 100% प्रोबेबिलिटी एक्स क्रोमोसोम की है। फीमेल का 6 सेल्स या 6 क्रोमोसोम एक्स है, लेकिन मेल का 6 क्रोमोसोम या एक्स है या वाई है। अब समझ आ गई कि मेल के स्पर्म में ये जो ये जो सिंगल क्रोमोसोम है, 6 क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी है एक्स का भी और वाई का भी। तो ये एक मेन पॉइंट है, इस पे भी जो है ना आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें। अब आते हैं क्रोमोसोम। तो अब क्रोमोसोम में ये हम पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम के जो रिलेटेड थ्योरीज है, थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हम पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम में कितनी जीन्स हैं, लेकिन हमने ये शुरू किया कि द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी, सेंट्रल रोल ऑफ क्रोमोसोम इन हेरिडिटी, जिस तरह हमने पढ़ा कि फर्स्ट टाइम वो कौन साइंसदान था जिन्होंने कहा कि क्रोमोसोम्स हेरिडिटी में इन्वॉल्व है, मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो हेरिडिटरी, ये जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये इनहेरिटेंस का जो रोल फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कि क्रोमोसोम रिलेटेड है, क्रोमोसोम इन्वॉल्व है हेरिडिटी में। तो ये फर्स्ट टाइम एक जर्मन जो हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882, तो वो भी जर्मनी से था और ये भी जर्मनी से है, जर्मन जेनेटिस्ट। तो ये कार्ल कोरिन्स जो है ना, उन्होंने 1900 में ये कहा कि क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, सजेस्ट हाइपोथेसिस होनी नहीं है, एक बात कही उन्होंने। फिर उसको थ्योरी का शक्ल जो है ना, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो फर्स्ट टाइम जो फॉर्मुलेट किया था अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम था वॉल्टर सटन इन 1902 में। तो 1900 में इस साइंसदान जिसको कार्ल कोरिन्स ने कहा था कि ये क्रोमोसोम इन्वॉल्व है हेरिडिटी में, और फर्स्ट टाइम जो थ्योरी फार्मूलेट हो गई इसके बारे में तो 1902 वॉल्टर सटन में ने जो है ना ये थी। 6 क्रोमोसोम जो है ना ये फर्स्ट टाइम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन। ये पहला साइंसदान था जिन्होंने 6 क्रोमोसोम के बारे में एक आइडिया दिया था कि जिस तरह हमने कहा कि एक्स और वाई, ये फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट था जिसका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। और ये 1910 में जो है ना इन्होंने ये बात कही थी इस 6 क्रोमोसोम के। और ये तकरीबन फ्रूट फ्लाई में, जिसको हम ड्रासोफिला मोलानो गैस्टर के नाम से जानते हैं फ्रूट फ्लाई, उन्होंने उसमें जो है ना डिस्कवर की थी।
और ये जो a trait determined by a gene on X chromosome is called sex linked trait और Y linked trait, जो कि जीन्स X क्रोमोसोम के साथ अटैच है तो उसको हम सेक्स लिंक ट्रेट या X लिंक ट्रेट या Y लिंक ट्रेट, ये फिर बात की बात है। अब हम पढ़ते हैं कि जिस तरह हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम में जीन्स होती है, तो जीन्स डिपेंड करती है, वेरीज है। प्रोकैरियोट्स में भी डिफरेंट जीन्स है और यूकैरियोट में भी डिफरेंट जीन्स है। प्रोकैरियोट डिफर्स वेरी मच इन द नंबर ऑफ जीन्स। प्रोकैरियोट्स में जिस तरह बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बहुत से प्रोकैरियोट्स हैं, तो उसमें जीन्स भी डिफरेंट हैं। लेकिन हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ ओनली डीएनए है, लेकिन बाज़ प्रोकैरियोट्स में डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो कम है, बाद में ज़्यादा है। जब बेस पेयर ज़्यादा होंगे, कम होंगे, तो उसमें जीन्स भी ज़ाहिर है ज़्यादा कम होंगे। तो प्रोकैरियोट्स डिफर है जीन्स के हवाले से। ये एक उन्होंने फिर बात की है कि द स्मॉलेस्ट नोन आरएनए वायरस हैज़ ओनली 3 जीन। आरएनए एक वायरस है, आरएनए वायरस जो कि वायरस है जिसमें आरएनए मौजूद है, मतलब न्यूक्लिक एसिड या जीनोम, उसमें आरएनए है। तो आरएनए वायरस और ओनली 3 जीन्स। ये एग्जांपल दिया है बैक्टीरियोपेज। बैक्टीरियोपेज एक वायरस है जो कि डीएनए वायरस है, जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करती है। तो बैक्टीरियोपेज जीनोम कंसिस्ट ऑफ 3569 न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें इतनी न्यूक्लियोटाइड्स है, बेस पेयर्स हैं, तो इसमें तकरीबन 4 जीन्स हैं। इतनी न्यूक्लियोटाइड्स है लेकिन जीन्स सिर्फ 4 हैं। और द स्मॉलेस्ट DNA virus have only 9 to 11 genes। और द पेज OX174, ये एक नेम है कोड की तरह। द पेज एक वायरस है जिसका कोडिंग नाम जो है ना OX174 क्रोमोसोम, जिसमें इतनी न्यूक्लियोटाइड्स है 5387 न्यूक्लियोटाइड्स है, जो कि 10 जीन्स उस पर मुश्तमिल हैं। अब इस तरह इक्वलाई है, तो इक्वलाई या मतलब उसमें तकरीबन 3000 से लेकर 4000 की जीन्स हैं। इक्वलाई जिसमें ये भी एक बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, इसमें भी सिंगल सर्कुलर डीएनए है, लेकिन उसकी डीएनए में इतने न्यूक्लियोटाइड्स है कि उसमें 3000 से लेकर 4000 जीन्स पाए जाते हैं। तो जीन्स वेरी करती है, इस तरह न्यूक्लियोटाइड्स भी वेरी करती हैं। ये लार्जेस्ट डीएनए वायरस सच एज T2 वायरस या जो एनिमल पॉक्स वायरस है, इसमें तकरीबन 150 जीन्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स में भी जीन्स के लिहाज से मुख्तलिफ वेरिएशन है। और इस तरह अगर यूकैरियोट को देखा जाए तो यूकैरियोट में भी जो है ना यूकैरियोट में भी तकरीबन, अब कहते हैं कि यूकैरियोट में 2 से लेकर 10 टाइम्स गुना इक्वलाई के जीन्स हैं। तो हमने पढ़ा कि इक्वलाई में 3000 से लेकर 4000 जीन्स हैं। अब यूकैरियोट्स में इक्वलाई के 2 से 10 गुना तक जीन्स है, तो मतलब यूकैरियोट्स में 6 या 8000 से लेकर तकरीबन 30,000 या 40,000 के लगभग जीन्स हैं। तो अराउंड अबाउट 30,000 टू 40,000 जीन्स हैं हमारे डीएनए में। अब क्रोमोसोम नंबर्स वेरी करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में, उसके नंबर को देखते हैं। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में उसमें क्रोमोसोम नंबर की मुख्तलिफ वैल्यू हैं। मॉस्किटो में 6 है क्रोमोसोम नंबर, तो 3 पेयर्स आ गए। हनी बी में 32 है तो 16 पेयर्स आ गए। कॉर्न के मेज़ उसमें 20 है तो 10 पेयर्स आ गए। शुगर कैन उसमें 80 क्रोमोसोम है तो 40 पेयर्स आ गए। फ्रॉग में 26 क्रोमोसोम है तो 13 पेयर्स आ गए। माउस में 40 है तो 20 पेयर्स आते हैं। ह्यूमन में 46 है तो 23 पेयर्स आते हैं। और इस तरह फ्रूट प्लाई जो कि हम ड्रोसोफिला मोलॉन्गेस्टर, तो उसमें 8 क्रोमोसोम है तो 4 पेयर्स आ गए। ओनियन में 16 है तो 8 पेयर्स आ गए। चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम है तो उसमें 24 पेयर्स आ गए। रेहेसस मंकी जिसमें RH फैक्टर भी डिस्कवर किया था, उसमें डिस्कवरी की गई थी, तो उसमें 42 क्रोमोसोम है और उसकी जो देखा जाए तो 21 पेयर्स बनते हैं। पोटैटो में 48 है तो 24, पिजन में 80 है तो 40, हॉर्स में 64 है तो 32, डंकी में 62 है तो 31। इस तरह ग्रास हॉपर में 24 क्रोमोसोम है तो 12 पेयर्स हैं। म्यूल में 63 तो वो भी तकरीबन 31 32 बनते हैं। टोबैको में
48, ये म्यूल जो है ना हाइब्रिडाइजेशन की है, इसलिए इसमें क्रोमोसोम इस तरह आ गए। टोबैको टोबैको जो है ना इसमें 48 तो 24 पेयर, चिकन में 78 तो लगभग तकरीबन 39 पेयर्स आ गए, कैट में 38 तो 19 पेयर्स, डॉग में 78 तो ये वैसे 39 पेयर्स हैं, शीप में 54 क्रोमोसोम है, गोट में 60 है, काऊ या कैटल में 60 है, बफेलो में 48 है, और इस तरह गार्डन पी में 14 है, टोमेटो में 24 है। तो ये मुख्तलिफ क्रोमोसोम नंबर थे जो मैंने आपको बता दिए, ये अपने साथ नोट करें। और इसके साथ साथ ये एक मेन पॉइंट है कि हमारा जो, जिस तरह हमने पढ़ा कि हमारा जो जीनोम है या हमारा जो क्रोमोसोम है, तो उसमें तकरीबन, या हमारा जो यूकेरियोट बॉडी है, तो उसमें तकरीबन 30,000 से लेकर 40,000 तक जीन्स है। अब हमारा जो क्रोमोसोम है वो कितने, इतने तो जीन्स हैं क्रोमोसोम में, लेकिन कितने जो न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर है, तो 150 मिलियन बेस पेयर है हमारा जो क्रोमोसोम है, उसमें 150 मिलियन बेस पेयर्स हैं या न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब एक जगह पर मैंने पढ़ी थी कि जो ह्यूमन क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, इस एक्स क्रोमोसोम हमने पढ़ा कि मतलब क्रोमोसोम मींस डीएनए मॉलिक्यूल। तो ह्यूमन बॉडी में जो एक्स क्रोमोसोम है, मैंने पढ़ा है कि एक्स क्रोमोसोम, इसमें इतनी डीएनए है, अगर हम इसको स्ट्रेच करें तो इसकी तकरीबन 13 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आती है। ह्यूमन क्रोमोसोम में, एक्स क्रोमोसोम में अगर हम देखा जाए कि इसमें कितनी डीएनए है, तो अगर इस डीएनए को हम स्ट्रिच करें तो ये तकरीबन इसकी लेंथ 13 सेंटीमीटर होगी। और अगर हम इसको छोड़ दें और ये कंडेंस हो जाए, कंट्रैक्ट हो जाए, कंडेंस हो जाए, तो इसकी लेंथ में तकरीबन 30,000 कमी आती है, 30,000 टाइम्स कमी आती है। तो जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो 13 सेंटीमीटर, और जब हम उसको छोड़ते हैं और ये हाईली कंडेंस होती है, कंट्रैक्टेड होती है, तो ये फिर 30,000 टाइम्स जो है ना इसकी साइज़ में कमी आती है। तो ये भी एक जनरल नॉलेज है, अपने साथ रखें। तो उम्मीद है कि इसमें आपका बहुत सा एरिया जो है ना कवर हो गया हो। और अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो काइंडली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है, ये अपने जितनी भी दोस्त है उसके साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। और ये एक किस्म के सदका जारिया है, तो काइंडली इसको शेयर करें और इससे फ़ायदा भी उठाएं। होप सो मुझसे भी गलती हो गई होगी, लेकिन गलती को छोड़ के इसमें जो आपको सही लगता है वो आप उससे ले लें और उससे फ़ायदा उठाएं। और बस अपने दुआओं में याद रखिए। और इंशाल्लाह आइंदा जो वीडियो है वो मैं दिल तो कहता है, करता है कि मैं जो एक टॉपिक रहता है मुझसे, जो लैब टेक्निक्स है उसमें जो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री है, और एक है क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, ये दो टॉपिक्स मुझसे रहते हैं। तो मैं काइंडली कोशिश करूँ कि वो जल्द अज जल्द आपको डिलीवर करूँ वो लेक्चर। और फिर जो एंडो मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनील्स है जिसका सिलसिला शुरू होते तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि वो डिस्कस करूँगा। लेकिन तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे दोबारा। जज़ाकल्लाह।